ही इजी चैप्टर है, थ्योरिकल चैप्टर है, आपको सीधा सीधा इसको ध्यान में रखना है। कुछ अभिक्रियाएं जो है खाद की उसको लेकर ध्यान में रखना है, बाकी सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जहां जहां से प्रश्न पूछेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। देखिए बात सबसे पहले ये आती है कि हमारा जो देश है अपने को जैविक उर्वरक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको लेकर बात करते हैं। देखिए बढ़ती जनसंख्या के साथ क्या हो रहा है, भूमि क्या होती जा रही, घटती जा रही। इसको एक छोटे उदाहरण से अपन समझते हैं। एक गांव का उदाहरण लेते हैं और एक परिवार का उदाहरण लेते हैं और उससे अपन समझते हैं कि आखिरकार अपने को जैव उर्वरक की आवश्यकता पड़ी क्यों, है ना, उसको लेकर बात करते हैं। ठीक है, ताकि अपने को थोड़ा समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई गांव है ना, अपने कोई गांव का एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक कोई गांव है, ठीक है, और इस गांव में एक गांव का अपन उदाहरण ले रहे हैं और इसी गांव में एक परिवार का उदाहरण यहां पर अपन लेंगे और यहां पर मान लेते हैं कि ये एक परिवार रह रहा है ना, ये एक परिवार है, ये उसका घर है और इसी परिवार का यहां पर ये एक क्या है, खेत है। ये खेत है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। ये इन लोगों का क्या है, एक खेत है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिएगा, हर घर की यही कहानी है, हर गांव की यही कहानी है। इस घर में दो व्यक्ति रहते हैं, एक का नाम है लादूलाल और उसकी पत्नी है लादी देवी, है ना। लादूलाल और लादी देवी दोनों रहते हैं, ठीक है। और यहां पर अपन कह सकते हैं इनकी जो ये जो भूमि है मान लेते हैं ये है 1 एकड़ है। कितनी है, 1 एकड़ मान लो या 1 बीघा मान लो या 1 हेक्टेयर मान लो, जितनी भी मानना चाहे। और इस 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में इनके मान लो 10 बोरी क्या हो रहा है, गेहूं होता है। कितना होता है, 10 बोरी। खाने वाले कितने हैं, 2 ही लोग हैं, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है और इनके एक लड़का हो जाता है। लड़के का नाम ये रखते हैं बालूराम। क्या रखते हैं, बालूराम, ठीक है। अब 10 बोरी गेहूं, खाने वाले कितने हो गए, 3 हो गए। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है और लड़के की क्या करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं और इसकी शादी हो जाती है मान लो बाली देवी से। किससे हो जाती है, तो अब हो गए 4, लादूलाल, लादी देवी, बालूराम, बाली देवी, ठीक है। अब ये हो गए तो अब इनको रहने की जगह की आवश्यकता पड़ी क्योंकि घर छोटा था। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो इनका खेत है, यहां खेत पर एक घर इन्होंने क्या कर दिया, और बना दिया। अब आप सोचिएगा, देखो खाने वाले तो हो गए ज्यादा और उत्पादन की जगह क्या हो गई, कम हो गई। जहां पर पहले ये अनाज उगाते थे वो जगह क्या पड़ गई, इनके कम पड़ गई। तो ये हर घर की, हर गांव की कहानी है। धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी और ये इस खेत में क्या करेंगे, घर बनाते जाएंगे। यानी उत्पादन तो कम हो रहा है और मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उत्पादन कम हो गया और मांग क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए कम जगह में ज्यादा उत्पादन करने के लिए हमने रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना शुरू कर दिया, है ना। तो एक बात समझ में आई ना, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया क्यों जाने लगा, ज्यादा मांग बढ़ गई, है ना। तो कम जगह में अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, इसी के लिए हमने क्या किया, जो रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग शुरू कर दिया, है ना। हरित क्रांति की ओर हमने कदम बढ़ाया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हरित क्रांति इंपॉर्टेंट, जैसे अपन मान लो कह सकते बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई होती है ना, उसी प्रकार से क्या है, उर्वरक है, ठीक है। विश्व स्तर पर अगर अपन बात करते हैं, हरित क्रांति के जो जनक है वो कहा जाता है ई बोरलोग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ई बोरलोग को कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, बताइए जल्दी से जल्दी। भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, अभी हाल ही में 1-1.5 महीने पहले उनका निधन भी हो गया है, तो बता सकता है क्या। वेरी गुड सुनील, बहुत शानदार जवाब। भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, है ना। इसे अपन भारतीय हरित क्रांति के क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। हाल ही में थोड़े दिन पहले इनकी क्या हो गई, देहांत हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अपन आगे आते हैं, अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन आते हैं। देखिए देश में विगत कुछ वर्षों से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध व अनियंत्रित प्रयोग किया जाता रहा है। मैंने अभी बताया था अधिक उत्पादन के लिए ही करते हैं भाई, अपन उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अधिक उत्पादन के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण मृदा स्वास्थ्य, मृदा में
उपलब्ध लाभदायक जीवाणु की संख्या में भारी क्या हुई है, कमी हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ बेटा बात करें ना तो कोई मानक नहीं है। खेत में आप यूरिया लेके आ गए, डीएपी लेके आ गए, कितना डालना है कोई कहने वाला नहीं, जिसकी मर्जी है बाल्टी भर भर के बिखेर रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है ना, जिसकी मर्जी है जैसे डाल रहा है। कितना डालना है, कोई कब डालना है, कोई मानक नहीं है, जिसकी मर्जी आ रही है वैसे वो खेत में बिखेर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से लगातार मृदा की जो है ना उपजाऊ क्षमता बढ़नी चाहिए लेकिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उत्पादन बढ़ना चाहिए लेकिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लोग अपने लाभ के लिए लगातार इनका उपयोग कर रहे हैं लेकिन उतना लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। इसीलिए तो ये जो सब्जेक्ट है आगे चलकर आपको क्या बनना है, सोइल साइंटिस्ट बनना है, जेट का एग्जाम क्लियर करना है, एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी करनी है, उसके बाद आपको फील्ड के अंदर जाना है, लोगों को समझाना है, उनकी खेत की जो मिट्टी है उनका टेस्ट करना है, उनको बताना है कि आपको कृषि आखिरकार करनी कैसे है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो लगातार देखिए मृदा की उत्पादन क्षमता क्यों, अतएव मृदा को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए, यानी कम लागत में ना अधिक उत्पाद प्राप्त करने, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि रासायनिक उर्वरक जैसी कीमती निवेश के प्रयोग को हद तक कम करके क्या किया जाए, जैविक खाद का उपयोग किया जाए। कोशिश की जा रही है जैविक खाद का उपयोग। अब देखो जैविक खाद क्या है, यहां से अपन बात करते हैं। जैविक खाद यानी जीव जंतु का अवशेष। जैविक खाद मतलब क्या हो गया, जीव जंतु का जो अवशेष है उसे अपन क्या बोलेंगे, जैविक खाद बोलेंगे, है ना। आपके हरी खाद हो गई, गोबर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, है ना, ये सब क्या है, जैविक खाद ही है। जीव जंतु का जो अवशेष है उसे अपन क्या बोलेंगे, जैविक खाद। देखो जैविक खाद उस खाद को कहते हैं जिसमें जीवों का अंश हो, ऐसी खाद को प्राकृतिक या कार्बनिक या जैविक खाद भी कह सकते हैं, है ना। सीधा सीधा आ सकता है यहां से लाइन। देखो जैविक खाद में मुख्य रूप से गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, खली की खाद। खली जानते हो ना, खड़ खड़ जिसे अपन बोलते हैं, है ना, जो गानी होती है जिसमें आप तिल्ली ले जाते हो या मूंगफली ले जाते हो, जब उसका तेल निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बचता है ना, जिसे अपन बोलते हैं खड़, है ना, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, खड़ या खली कहते हैं, है ना। खली की खाद हो गया। नाडेब काका के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हड्डी की खाद। पोल्ट्री खाद, पोल्ट्री खाद जानते हो, कोई बता सकता है क्या, पोल्ट्री खाद क्या होती है? अगर जानकारी हो तो फटाफट कमेंट करो, पोल्ट्री खाद क्या होती है, बताओ जल्दी से जल्दी, पोल्ट्री खाद। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों के शानदार जवाब आ रहे हैं, है ना। पोल्ट्री खाद, मुर्गी की खाद, मुर्गी की खाद, बिल्कुल शानदार, है ना। जो मुर्गी के जो खाद, मुर्गी की खाद का मतलब क्या हुआ, है ना, जो पीठ होती है ना पोटी मुर्गी की वो, है ना, पोल्ट्री खाद। मछली की खाद, मानव की विष्ठा यानी मानव का जो मल है ना, वो भी एक जैविक खाद है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपन बात करते हैं जैविक खाद के वर्गीकरण के बारे में, है ना, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है स्थूल जैविक खाद या कार्बनिक खाद, है ना। इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होने में इनका प्रयोग अधिक मात्रा में करना पड़ता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, मलमूत्र, सीरे की खाद। सीरा जो जानते हो, और बताओ सीरे की खाद क्या होती है, कोई बता सकता है? प्रेस मड सीरा, सीरे की खाद क्या होती है? सीरे की खाद क्या होती है? अबे हलवा नहीं, थोड़ी हलवा थोड़ी है। सीरा जो होता है ना वो कहा जाता है जो गन्ने का जो रस होता है ना भैया, जब वो गन्ना जो सड़ जाता है ना, गन्ने का रस निकालते हैं उसके बाद गन्ने को डाल दिया जाता है, जब वो सड़ जाता है तो उससे जो खाद बनती है ना उसे कहा जाता है सीरे की खाद कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है सांद्रित या जैविक खाद, है ना। इनमें देखो पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से इनका प्रयोग कम करते हैं। इसके उदाहरण आ जाएगा खलियां जो होती खड़, और प्राणी जात यानी प्राणियों के अवशेष, जीव जंतु के जो अवशेष है ना, उसे कहा जाता है प्राणी जात खाद कहते हैं। जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राणी जात खाद कहते हैं। क्लियर है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो। जिस बच्चे को समस्या है अपनी समस्या पूछ सकता है। डाउट अपने मन में कुछ भी नहीं रखना है। पूजा प्रश्न कैसे आएगा बेटा, प्रश्न कैसे आएगा तो सब बताएंगे, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है।
अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, प्रश्न कैसे आएगा तो सब बताएंगे, टेंशन मत लो। तो अब अपने को बात करनी है जैविक खाद के बारे में। जैविक खाद क्या होती है भी आपको बताया था, प्राकृतिक रूप से अपन प्राप्त करते हैं जो कार्बनिक खाद होती है ना, उसे अपन बोलते हैं जैविक खाद। तो देखिए, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए और उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए जिनका अपन उपयोग करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, जैविक खाद कहते हैं। और इसका महत्व क्या है देखिए, बाकी जो रासायनिक उर्वरक जो होते हैं ना, रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं, मृदा को बंजर कर देते हैं, है ना। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो मृदा को क्या कर देते हैं, बंजर कर देते हैं। लेकिन जो जैविक खाद जो होती है, ठीक है, इसका असर ज्यादा समय तक नहीं रहता है। जैविक खाद का असर ज्यादा समय तक नहीं रहता है ना। 2 से 3 वर्षों तक इसका असर रहेगा, उसके बाद कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। जबकि जो आपके रासायनिक उर्वरक है उनके हानिकारक प्रभाव भी है और लंबे समय तक वो मृदा को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, है ना। और जो आपके जैविक खाद है इससे लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जबकि जो रासायनिक उर्वरक है वो सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करता है ना। आगे अंतर आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो मृदा पर क्या प्रभाव डालती है, भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव डालेगी, इसको समझना ध्यान से देखो, ठीक है। रेतीली, हल्की, सघन तथा दानेदार संरचना, मिट्टी जो है रेतीली, हल्की हो जाती, दानेदार संरचना हो जाती है। भारी भूमि क्या हो जाती है, हल्की बुरबुरी हो जाती है। मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाएगा, है ना। जिस मृदा की जल धारण क्षमता जितनी अच्छी होगी उसमें पौधा उतनी ही अच्छी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। भाई मिट्टी आपने मान लो पानी खूब भर दिया मिट्टी के अंदर, लेकिन उस खेत में जो मिट्टी है उसको पानी की सोखने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर भरने से फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ ना। ये क्या दिक्कत हो गई भाई इसके, यार ये बहुत लबड़ा है यार, ठीक है। मृदा में वायु संचार में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, मृदा दानेदार हो जाएगी, है ना। तो दानेदार हो जाएगी तो उसमें वायु का संचार यानी वायु का आदान प्रदान क्या होगा, अच्छा होगा। वायु का आदान प्रदान जितना अच्छा होगा उसमें सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ेगी, और सूक्ष्म जीव जितने ज्यादा होंगे क्या होगा, जीवांश पदार्थ का अपघटन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। भाई मिट्टी अगर बह के चली जाएगी तो समस्या है ना। मृदा संरक्षण करता है, मृदा के ताप को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, भूमि में अंत्य जल स्पंदन यानी पानी की सप्लाई क्या होती है, अच्छी होती है। पीएच को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। सारी मृदा का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पौधों को आवश्यक तत्वों की उपलब्धता मिलेगी। क्षारीय और लवणीय मृदा है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। छठे चैप्टर में पढ़ा था ना अपन क्षारीय और लवणीय मृदा के बारे में, तो उसमें क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। ये देख सकते हो अब यहां से, ये इंपॉर्टेंट है आपके जैविक खाद या कार्बनिक खाद और उर्वरक में अंतर। तो सबसे पहले देखो, ये पेड़ पौधे जीव जंतु के भाग तथा अवशेष से प्राप्त होती है। ये फैक्ट्री में बनाते हैं अपन इसको, किस बनाते हैं, फैक्ट्री में। इससे सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं, जबकि रासायनिक खाद से पोषक तत्व की मात्रा काफी सघन, परंतु इनमें से 1 या 2 पोषक तत्व मिलते हैं। इसमें सभी प्रकार के मिलते हैं और इसमें एक ही प्रकार के मिलेंगे। बस ये है कि इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होगी, इसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। इनका जो प्रभाव है 1 से 2 वर्ष तक रहता है, जबकि इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है ना। या तो क्या होगा, 1 सप्ताह में असर खत्म हो जाएगा, या फिर रहेगा तो बहुत लंबे समय तक रहेगा। यानी अपन कह सकते हैं साधारण तौर पर इसका प्रभाव 1 से 2 वर्ष तक रहेगा, और अगर इसमें सही तरीके से काम में ले ली, ठीक है, अगर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ने लग गया किसका, उर्वरक का, तो लंबे समय तक रहेगा, और नहीं पड़ा तो सप्ताह भर में खत्म, ठीक है। इन खादों को फसल की बोई से काफी पहले प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इनको सड़ने में क्या लगता है, समय लगता है। इनको तुरंत काम में ले सकते हैं उर्वरक को। इससे मृदा की जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये मृदा की जल धारण क्षमता को नहीं बढ़ाता उर्वरक, ठीक है। इसके प्रयोग से मृदा के वायु संचार बढ़ता है, इसके प्रयोग से ऐसा कुछ भी नहीं होता वायु संचार, है ना। सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं जिससे पौधे की जो वृद्धि है संतुलित होती है। इसमें किसी एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की उपलब्ध पूर्ति होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पौधे की जो वृद्धि है वो संतुलित नहीं हो पाती है। पौधे की जो वृद्धि है वो संतुलित नहीं हो पाती है। क्लियर है। आगे, इसके प्रयोग से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संतुलित रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मृदा का ताप अच्छा हो जाता है, ये ताप पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।
ये मृदा अपरदन को रोकता है, ये मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ना। अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, जबकि ये फसल को क्या कर देंगे, भूमि को क्या कर देंगे, बंजर कर देंगे। ठीक है, इससे फसल की जल मांग घटती है, यानी बिना पानी के भी फसल अच्छी तरह से क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। जबकि उर्वरक का प्रयोग करने पर फसल की जल मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। इससे जो मृदा की जो उभय प्रतिरोधन यानी बफरिंग कैपेसिटी जो होती है, यानी पीएच परिवर्तन को रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। बफर क्षमता या उभय प्रतिरोधन क्षमता 5वें चैप्टर में पढ़ा ना अपन ने, ठीक है। और ये उभय प्रतिरोधन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी पीएच को जो रोकने वाली जो क्षमता है उस पर यह कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, सीधा सीधा सा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर के उर्वरक का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखो ये बात अलग बात है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए अलग विषय है। करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन लिमिट प्रयोग जो है सीमित मात्रा में होना चाहिए। पहले ये देखो कि वास्तव में जरूरत है या नहीं है, ऐसे मतलब फेंके जा रहे कोई मतलब ही नहीं है, है? सबसे पहले बात करते हैं गोबर की खाद के बारे में। गोबर की खाद सभी जानते हैं, सभी के घर में होती है ना। गांव में जो या घर के बाहर जिसे नोहरा बोलते हैं, है ना, उसमें गोबर की खाद एक खड्डे में डालकर क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। आप बताइए आपके वहां क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं आपके उधर। जिस खड्डे में गोबर की खाद डाली जाती है उसे क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से जल्दी। नाडा तो नहीं बोलते रहे, क्या लिख रहे हो है? नाडा थोड़ी बोलेंगे, रोड़ी रोड़ी रोड़ा रोड़ा, ये क्या लिखा, क्या लिखा भाई, डांटी थर उकाड़ी, यूके एडी उकाड़ी होता है, उकाड़ी रोड़ी, अच्छा है ना। तो जहां पर अब देखो क्या होता है, गोबर का मलमूत्र जो भी गोबर है, फूल सब्जियां वगैरह, उसे जो भी घर में जो गंदगी होती है सब उसके अंदर खड्डे में डाल देते हैं। वही क्या है, गोबर की खाद जो तैयार होती है, उसका संगठन आपको ध्यान में रखना है। देखो उसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखो एक तो 0.3 से 7% नाइट्रोजन होती है, 0.1 से 0.5% फास्फोरस होता है, 0.3 से 0.5% पोटेशियम होता है, और कुछ अन्य तत्व हो सकते हैं गोबर के अंदर। दूसरा होता है पशु का मूत्र, मानव मूत्र भी होता है उसके अंदर, ठीक है। बिछावन, बिछावन का मतलब क्या होता है, घास फूस जो आप डालते हो, घास फूस वगैरह जो आती है ना, वो किस में आ जाएगा, बिछावन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जो घास फूस है वो किस में आएगा, बिछावन में आएगा। किस में आएगा, बिछावन में। यार ये क्या दिक्कत हो गई आज इसके, है ना। अब देखो इसको बनाने के जो तरीके हैं गोबर की खाद में, ये ध्यान रखना, गोबर की खाद के मुख्य तत्व ये ध्यान रखना, ठीक है। नाइट्रोजन 0.5 से 10%, फास्फोरस 0.25 से 0.5%, पोटेशियम 0.5 से 1% होता है इसके अंदर, है ना। तैयार करने की जो विधि है, सबसे पहले आती है वर्तमान प्रचलित विधि। अगर इस विधि के बारे में बात करते हैं, है ना, क्या होगा, खड्डा खोदा और उसके अंदर गोबर डाल दिया, है ना। प्रचलित विधि में देखो हमारे देश में गोबर की खाद तैयार करने की वर्तमान प्रचलित विधि दोषपूर्ण है। इससे प्राप्त खाद में पोषक तत्व की मात्रा कम होती है और खाद की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है ना। मिट्टी द्वारा सोखा गया मूत्र तथा बचा हुआ चारा ढेर के रूप में खुले गड्ढे में इकट्ठा कर लेते, भी बताया था ना, खुले गड्ढे में डाल देते हैं अपन, और प्राकृतिक रूप से सड़ने के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। अगला देखो संशोधित गड्ढा विधि के अंदर क्या करते हैं, इस विधि में खाद बनाने के लिए एक पशु के लिए 1 मीटर और 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा गड्ढा पर्याप्त होता है ना। ये लंबाई चौड़ाई आप बढ़ा भी सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, लंबाई चौड़ाई बढ़ा भी सकते हो, फिक्स नहीं है ना। अगर मान लो भूमि रेतीली है, अगर मान लो आप रेगिस्तान के अंदर, जैसे मान लो जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जो रेगिस्तानी जिले हैं, है ना, वहां पर खड्डा जो है थोड़ा सीमेंट से पक्का कर देना चाहिए, क्योंकि जो रेत है ना वो ढह जाती है ना। तो रेतीली भूमि में गड्ढे पक्के बनाने चाहिए जिससे पोषक तत्वों का ह्रास नहीं हो। एक तो मूत्र वगैरह रिस्क चला जाएगा या गड्ढा ढह जाएगा, ये दो तरीके की समस्या हो सकती है ना। चिकनी मिट्टी में आप दोनों प्रकार के गड्ढे बना सकते हो, है ना, नॉर्मल भी और सीमेंट से पक्का भी बना सकते हो।
और ऐसे गड्ढा थोड़ा ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए ताकि उसमें वर्षा का पानी जो है ज्यादा इकट्ठा ना हो। ठीक है, सबसे पहले गड्ढे के पेंदे में क्या करेंगे, 10 से 20 सेमी परत चारे की डाल देंगे। चारा जिसे अपन बोलते हैं बिछावना, है ना, अपनी भाषा में मतलब बिछावना कर देते हैं, है ना, बिछावना का मतलब समझ में आ गया ना, क्या कर देंगे, बिछावना कर देंगे, यूं कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गोबर व मूत्र की लगभग 75 से 100 सेमी परत डालनी है। फिर तीसरी परत फिर से बिछावन की, यानी सीधी भाषा में समझो, सबसे पहले खड्डा खोद दिया, घास फूस डाल दी, उसके बाद गोबर, फिर घास फूस, फिर गोबर घास फूस, गोबर घास फूस, गोबर घास, गोबर घास, गोबर घास, भरते रहो जब तक खड्डा पूरा नहीं भर जाता है तब तक। ठीक है, और जब खड्डा थोड़ा ऊपर आ जाता है, आपके जो भी मृदा का जो स्तर है उसे जब ऊपर आ जाता है तो उसको छोड़ दो। 5-6 महीने में सड़कर खाद क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, है ना, 5-6 महीने में खाद सड़कर क्या हो जाएगी। अगला आता है ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि में क्या करते हैं, ट्रेंच विधि में क्या करते हैं, देखो एक खाई खोद देते हैं लंबी थोड़ी सी, है ना, इसको मैं समझाता हूं। देखो ट्रेंच विधि को थोड़ा कैसे क्या कहते हैं, देखो ट्रेंच विधि जो होती है ना, इसको थोड़ा समझिएगा कि एक इस तरह से थोड़ी लंबी खाई खोदते हैं इसके अंदर, ऐसे। ठीक है, और इसको टुकड़ों में भरते हैं, पहले यहां भरेंगे, जब ये भर जाएगा तो थोड़ी जगह छोड़ के यहां भरेंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखो ये गड्ढा आपने भर दिया यहां पर, फिर इसको भरना स्टार्ट किया, जब तक ये गड्ढा भर रहा होगा ना तब तक ये भरा हुआ गड्ढा है ना सड़कर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये जो गड्ढा हुआ भरा है ना ये भरकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यहां से आप ये खाद सड़ गई है और इस सड़ी हुई खाद का उपयोग ले सकते हो। ठीक है, जब आप इसको उपयोग में ले रहे होंगे तब तक ये गड्ढा भरकर सड़कर तैयार हो जाएगा, फिर यहां पर दूसरा अगला और बढ़ा दो आप इस तरह से, तो ये खाई को बढ़ते जाते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, है ना। तो साल भर आपको सड़ी हुई तैयार खाद मिलती रहती है, कौन सी विधि से, ट्रेंच विधि से। कौन सी विधि से, ट्रेंच विधि से जो है साल भर आपको खाद मिलती रहेगी, भरते जाएंगे, उसको उपयोग में लेते जाएंगे, है ना। देखो इस विधि में 6 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा व 10 मीटर गहरा की एक खाई तैयार की जाती है। इस विधि में ट्रेंच की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है लेकिन गहराई नहीं बढ़ाते, ज्यादा गहरा कर देंगे तो भैया खाद निकालेगा कौन। चार पांच लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट बेटा अभी बता रहा हूं मैं, जो जो देखो आप क्लास देखो, फिर भी मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। आपके एग्री कब है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का पेपर कब है, रामनिवास 19 को है ना, चलो उससे पहले आपको बता देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कर देना बेटा, जो डाल देंगे ना। देखो अर्धवार्षिक में देखो क्या होता है कि बेटा सबके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होती है ना। अच्छा अलवर वालों के कर लिए, अच्छा 17 को तो संडे रे, 17 को तेरे पेपर कैसे हो गया, 18 को है, 16 17 फिर 17, सॉरी 18, हाँ मतलब ज्यादातर 16 18 19 है ना। ठीक है, तो बोर्ड के लिए तो आपको बता ही देंगे, वैसे हाफ ईयरली के हिसाब से भी चलो मैं मान लो बना दूंगा, मैं टॉपिक बता दूंगा आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, मुझे मैसेज डाल देना जो आप, ठीक है, चैप्टर से सिलेक्ट करके टॉपिक बता दूंगा स्पेशल मैं आपको। या तो एक काम करना कि आप मुझे एक बार मैसेज डाल देना, जो मैं टाइम मिलेगा तो बच्चों से थोड़ी कोशिश करूंगा कि आपसे पर्सनल बात भी हो जाए ना। संडे को मैं आपसे थोड़ी बात कर लूंगा सभी बच्चों से, क्योंकि संडे को क्लास ऑफ रहती है, हालांकि इस बार सैटरडे को भी रहेगी, है ना। तो देखिए ट्रेंच विधि में गहराई नहीं बढ़ानी, लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, गहराई ज्यादा गहराई तो फिर क्या कि खाद को निकालने में दिक्कत हो जाएगी। इस विधि में बिछावन मलमूत्र आदि को गड्ढे के आधे भाग में, मैंने भी बताया था ना, आधा भाग भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे, आधे भाग में भरते हैं। जब गड्ढे का आधा भाग भरते भरते भूतल से आधा मीटर, यानी भरते भरते जो खड्डा है थोड़ा ऊपर आ जाए, भूमि तल से आधा मीटर क्या हो जाए, ऊपर आ जाए, तो उसे डोम का आकार देते थे, ऊपर उसे गोलाकार क्या करते थे, डोम का आकार दे देते हैं। ठीक है, डोम का आकार देकर मिट्टी के मिश्रण का क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं।
आधा भर जाने के बाद गड्ढे के दूसरे भाग को भरते हैं। ठीक है, दूसरे देखो इस विधि की विशेषता यह है कि जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है तब तक पहला ढेर सड़कर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसलिए साल भर क्या होती है, खाद आपको मिलती रहती है ना। तो आपका इसका गूगल में अपन फोटो भी देख सकते हैं, ट्रेंच विधि है ना, TRENCH है ना, ट्रेंच मैन्योर मेथड। ये आप देख सकते हो इस तरह से ट्रेंच है ना, ये खाई दिख रही है ना आपको, ये देखो ये इस तरह से खाई खोद देते हैं, इसमें भर रखा है, देख सकते हो ना, खाई दिख रही है आपको अलग अलग प्रकार की इस तरह से, है ना। जैसे देखो ये खाई खोद रखी, इसके अंदर भर रखा है, ये देख सकते हो आप, है ना। ये ट्रेंच मेथड है ना। ये यहां पर खाई खाली पड़ी हुई है देखो, है ना। आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में आपको, ट्रेंच मेथड खाई जो है कैसे भरी जाती है, इसमें आप देख सकते हो, है ना। और कोई फोटो दिखता है तो उसको देख लेते हैं। और तो है क्या नहीं है, चलो ये है, जैसे मान लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से खाई खोदी जाती है, इसको आधा भर देते हैं और आधा बाद में भरते हैं, है ना। ये है आपका ट्रेंच मेथड। कौन सा मेथड है, ट्रेंच मेथड, ठीक है। चलिए अब देखो सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान कैसे। आप सभी गांव के व्यक्ति हो, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छी तरह से डेला बन जाता है, सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है उसका क्या बन जाता है, डेला बन जाता है। कोई भी घटक अलग दिखाई नहीं देता, हल्का भूरा हो जाता है। गोबर की खाद की प्रयोग विधि आप सभी को पता है कि खेत में क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं, और बिखेरने के बाद क्या कर देते हैं, हल चलाते हैं अपन। साधारणतः सभी फसलों में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर और सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद अपन प्रयोग में लेते हैं। बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले, यानी लगभग 1 महीने पहले सड़ी हुई गोबर की खाद को खेत में बिखेर देते हैं और क्या करते हैं, हल चलाकर मिट्टी में दबा देते हैं, है ना। मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका उपयोग पहले करना पड़ता है क्योंकि इसको सड़ने में थोड़ा समय लगता है ना। अगला आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। कंपोस्ट यानी अवायवीय या फिर वायु, वायु के द्वारा फिर या वायु की अनुपस्थिति में सड़ाना, वायु या फिर वायु की अनुपस्थिति में सड़ाना क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है ना। अब यहां पर कंपोस्ट की अगर अपन बात करें तो क्या क्या चाहिए, तो फार्म अवशिष्ट से तैयार कंपोस्ट हो जाएगा, यानी खेत वगैरह जो है उससे। शहर कस्बों की अगर अपन बात करें, शहर कस्बों की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो मलमूत्र जो मानव मलमूत्र, इसकी जो 3 विधियां हैं, इंदौरी विधि, बेंगलोर विधि और नाडे विधि। जो सबसे महंगी विधि है कौन सी है, बेंगलोर विधि है ना। तो ये विधियां आपके एग्रीकल्चर के अंदर है। केमिस्ट्री के अंदर अपन बात करेंगे केवल नाडे विधि, और भैया बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट कर लेना, नाडेप विधि इंपॉर्टेंट कर लेना। नाडेप विधि इंपॉर्टेंट कर लेना। महाराष्ट्र के काका जी थे जिनका नाम था नाडेप काका, है ना। नाडेप काका ने इसको विकसित किया, है ना, नाडेप काका ने इसको विकसित किया, ठीक है। अब यहां से तैयार कैसे करते, खड्डा देखो क्या क्या चाहिए, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नाडेप टैंक तैयार करने की विधि, यहां से सबसे पहले जो बच्चे जो गलती करते हैं टैंक तैयार करने वाली, है ना, ध्यान रखना, टैंक का मतलब यहां पर आपको जमीन के ऊपर टैंक तैयार करना है। यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि भूमि के अंदर खड्डा खोद कर, क्योंकि आपके दिमाग में यह रहता है ना कि खाद कैसे बनाएंगे गोबर की खाद की, आपके वहां जो रोड़ी बनती है ना, कि खड्डा खोदते, उसमें खड्डा यहां खोदना नहीं है, यहां भूमि के ऊपर क्या बनाना है, खड्डा बनाना है। टैंक भूमि के ऊपर बनेगा, टैंक भूमि के ऊपर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए टैंक जब बनाया जाएगा ना भूमि के ऊपर तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये पहली दीवार है, ठीक है, फिर दूसरी दीवार है, इस तरह से दीवार बना रहे अपन। पहली ईंट यानी पहली ईंट, ये दूसरी ईंट, है ना, पहली ईंट दूसरी ईंट, ठीक है, फिर इस तरह से तीसरी ईंट। अब जैसी तीसरी ईंट होगी ना, तीसरी जो लेयर बनाएंगे
उसमें क्या करेंगे अपन, छेद छोड़ेंगे इस तरह से, क्या छोड़ देंगे, छेद। फिर चौथी, पांचवी, फिर छठी, छठी के अंदर फिर क्या करेंगे, छेद छोड़ेंगे। फिर सातवीं, आठवीं, ऐसे क्या करेंगे, छेद छोड़ेंगे। छेद छोड़ने की वजह यह है कि इसमें वायु का परिवहन आसानी से हो सके। और छेद को एकांतर क्रम में छोड़ते। एकांतर का मतलब, अगर जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार आपने बनाई, ठीक है, और इसमें ये छेद है, क्या है, छेद है, ये छेद है। फिर तो अगला जो छेद होगा ना वो यहां होगा, जहां पर छेद नहीं होगा एकांतर क्रम में, बाकी इन जगह पे छेद नहीं होगा, है ना। तो ये छेद यहां पर है, फिर ये यहां पर, फिर ये यहां पर, इस तरह से छेद छोड़ने हैं। सीध में नहीं होने चाहिए, है ना, छेद जो है सीध में नहीं होने चाहिए। और दीवार जो है कच्ची रखते हैं, और ऊपर का जो है ना, सबसे ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, सबसे ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग जो है उसको पक्का कर देते हैं, ताकि दीवार ढहे नहीं। बाकी दीवार को मिट्टी से जोड़ा जाएगा, ईंटों को मिट्टी से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और दीवार की जो लंबाई चौड़ाई है ना, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, है ना। यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, लंबाई चौड़ाई को ध्यान रखिएगा। देखिए, ईंट या पत्थर आदि से जमीन के ऊपर टैंक तैयार की जाती है। टैंक का आकार आयताकार, जिसके अंदर लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट और ऊंचाई 3 फीट रखते हैं। सतह तक की दीवार की, देखो यहां पर गलती कर देते हैं, दीवार की जो मोटाई ना 9 इंच होती है, बाकी सब फिट में है। दीवार की मोटाई 9 इंच होती है। ईंटों की जुड़ाई मिट्टी से करते हैं, सिर्फ टैंक की ऊपरी ईंटें सीमेंट से जोड़ते हैं, जिससे टैंक के गिरने का डर नहीं रहे। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला भाग मिट्टी से जोड़े, सॉरी सीमेंट से जोड़ देंगे। हवा के आगमन के लिए टैंक की चारों दीवारों में 7 इंच चौड़े छेद छोड़ने चाहिए। ईंट की 2 परतों के बाद तीसरी परत को जोड़ते समय प्रत्येक ईंट की जुड़ाई के बाद 7 इंच का छेद छोड़कर क्या करते, जुड़ाई करते। भी मैंने बताया था, तीसरी ईंट, छठी ईंट और नवीं ईंट, है ना, एकांतर क्रम में, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी, छठी और नवीं परत में छेद रखते हैं। ये छिद्र एकांतर क्रम में छोड़े जाते हैं, यानी एक के ऊपर दूसरा छिद्र नहीं आए, बता दिया मैंने, ठीक है। ये ध्यान रखना आवश्यक होता है। टैंक के अंदर व बाहर की दीवारों और फर्श को टैंक भरने से पहले गोबर और मिट्टी के मिश्रण से अच्छी तरह से क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं, ठीक है। और टैंक के सूखने का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, ठीक है। अब टैंक को भरेंगे कैसे, ये रीति भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टैंक को भरेंगे कैसे, टैंक को भरने से पहले गोबर का गोल जो है टैंक के अंदर दीवारों पर अच्छी तरह से छिड़क लेते हैं। गोबर का गोल बना लेते हैं, और उसको यहां पर देखिए, गोबर ये कम उपयोग में, सबसे ज्यादा उपयोग में होगी यहां पर मिट्टी, है ना, ठीक है। छिड़कने के बाद लगभग 50 घंटों तक उसको छोड़ देते हैं, और फिर टैंक को भरना शुरू करते हैं, है ना। अब टैंक को भरना शुरू करते हैं, आपके घरों में जो आप रोड़ी बनाते हो उसमें तो क्या करते हो, 6 महीने लग जाते हैं भरने में, है ना, 6 महीने में लग जाते हैं भरने में। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे गोबर की खाद आएगी, डालेंगे डालेंगे डालेंगे, ठीक है। यहां पर 6 नहीं, यहां 48 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है काम, 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, पूरा टैंक भरना है, यानी सब चीजें एक साथ करनी है, जल्दी से जल्दी कोशिश करो, एक दिन में भर जाए तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले बात करेंगे, जब टैंक को भरा जाएगा तो प्रथम परत, प्रथम परत आएगा वनस्पति अवशेष। खड्डे के अंदर क्या करेंगे, सब्जियां है, घास फूस है, उसकी क्या बनाएंगे, परत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परत। तो पहली परत 6 इंच की मोटी होती है, जिसमें वनस्पति अवशेष, है ना, लगभग 100 किलोग्राम, 100 किलो, है ना, जिसे अपन बोलते हैं बिछावन, बिछावन लगा देते हैं वनस्पति अवशेष का। दूसरी परत गोबर के गोल का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, है ना। गोबर या गोबर की जो लेई जो होती है गोल, है ना, लगभग जब आप गोबर का गोल बनाओगे तो क्या देखो, लगभग 150 लीटर पानी के अंदर आपको 4 से 5 किलो क्या डालना है, गोबर डालना है। क्या डालना है, गोबर। उसका गोल बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, ठीक है। तीसरी परत किसकी, सूखी मिट्टी। बस ये 3 परतें चलेगी। पहली परत समझना ध्यान से, पहली परत किसकी होगी, पहली परत होगी आपकी बिछावन, घास फूस, फिर गोबर का छिड़काव, फिर तीसरी परत मिट्टी की, चौथी परत घास फूस, पांचवी परत गोबर, छठी परत मिट्टी, सातवीं परत घास फूस, आठवीं परत कौन सी, गोबर, नवीं परत मिट्टी, 10वीं परत घास फूस, 11वीं परत कौन सी होगी, बताओ जल्दी से जल्दी। 11वीं परत कौन सी होगी, बताओ जल्दी से जल्दी। गोबर 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 गोबर
बिल्कुल बिल्कुल। 11वीं परत कौन सी होगी? गोबर की होगी। 12वीं परत किसकी होगी? मिट्टी की होगी। इस प्रकार से लगभग 11-12 परतों में आपका जो टैंक है वो भर जाएगा। जैसे मान लो ये टैंक है यहां तक, फिर ये भरते भरते इसका लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो फिर इसमें डोम का आकार बना देते हैं, ऊपर से थोड़ा गोलाकार बना के मिट्टी का लेपन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़े दिन तक छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो टैंक क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाएगा तो फिर उसी क्रम में वापिस इसकी क्या करेंगे? भराई करेंगे। और भराई करने के बाद फिर इसको छोड़ देंगे, तो थोड़े दिन बाद में आपके लगभग 15 से 20 दिन बाद जो कूड़ा कट कर नीचे बैठ जाएगा, और 3 से 4 माह में वो सड़कर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये है नाडेप काका की विधि। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से जल्दी। नाडेप काका विधि में कोई दिक्कत है तो बताओ, इंपॉर्टेंट है भैया, बोल रहा हूं मैं। नाडेप काका इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा भाई? सर जी विज्ञानकों में लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं क्या? किसमें पूछा भाई? देखो गहराई इसलिए नहीं बढ़ा सकते, देखो रामनिवास, क्योंकि गहराई बढ़ाने से फिर अगर गड्ढा ज्यादा गहरा हो जाएगा तो उसको खाद को निकालने में दिक्कत होगी ना भाई। 3 फीट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 फीट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गहरा गड्ढा अगर आप ज्यादा गहरा करोगे तो फिर निकालने में दिक्कत रहेगी खाद को। है ना समझ में? आप यहां देख सकते हो नाडेप काका की, जो आप अगर अपन बात करें नाडेप कंपोस्ट की, तो छोटा गड्ढा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसके अंदर। ज्यादा गहरा गड्ढा होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। नाडेप कंपोस्टिंग, है ना, ये आप देख सकते हो इस तरह से, ये इस तरह से गड्ढा होता है ना। तो इस गड्ढे में तो कोई भी उतर के निकाल सकता है ना। है ना समझ में भाई? ये इतना से तो गड्ढे में से तो कोई भी उतर के निकाल सकता है। देखो आप एकांतर क्रम में देखो, छेद छोड़ का, हालांकि ये बना गलत रखा है, एकांतर क्रम में छोड़ने चाहिए, इसने कंटिन्यू बना रखे है ना। ये देखो, देख ये छेद है ना, ये गलत बना रखे है इसने। जो भी कारीगर जिसने इसकी चुनाई की है उसने गलत कर दी है ना। ये जो आप देख सकते हैं ना, छेद जो है बेटा एकांतर क्रम में होने चाहिए, इसने गलत बना रखे हैं, है ना। दूसरा डायग्राम देख लेते हैं अपन और। हाँ ये सही है, देखो, है ना। इसमें आप देख सकते हो एकांतर क्रम में है ना, साफ साफ दिख रहा है ना। देखो एक के बाद एक, देखो इस तरह से, देखो यहां से ये ऊपर वाला को इसने देखो सीमेंट से पक्का कर रखा है। आ गया समझ में सभी के? अरे सभी के समझ में आ गया क्या? नाडेप वाले में कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी से जल्दी। क्लियर है? ये देखो ये है, और नाडेप बहुत सारा है। देखो ये नाडेप वाला बहुत सारे मिल जाएगा। ये देखो ये नाडेप वाला, है ना, सामुदायिक नाडेप। इसमें भी देखो ये गलत बना रखा है, फिर एकांतर क्रम में छेद छोड़ने चाहिए, है ना। ये देखो ये आंटी जी अंकल जी दोनों ही नाडेप बना रखा है इन्होंने भी, है ना। तो तुम भी बना सकते हो घर पे, है ना। अब प्रयोग विधि तो नॉर्मल है, प्रयोग विधि तो आप सभी जानते हैं किससे क्या काम में लेना है ना।